डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शर्मा आज आपके लिए छठा लेक्चर फ्रिक्शन टॉपिक पर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और आज ये फ्रिक्शन अर्थात घर्षण का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा मेरी तरफ से। मैंने आपको पिछले जितने भी अभी तक लेक्चर्स अपलोड किए उसमें बाकायदे पूरी थ्योरी और उनसे रिलेटेड यानी कि आपके हॉरिजेंटल प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड जितने भी केसेस बन सकते थे उनकी प्रूविंग और पर्याप्त न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करवाई है। ठीक है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज भी हम न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस आपको करवाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना। आपके पेपर में भी न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं। और देखिए आज जो न्यूमेरिकल हम कराने जा रहे हैं उनमें एक ही न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी मैं ये नहीं जानता कि कोई बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल सारे इजी होते हैं समझने वालों के लिए और बहुत कठिन होते हैं ना समझने वालों के लिए। ठीक है ना। तो आप समझदार बने और समझें न्यूमेरिकल्स को। इसके बाद फिर हम जब अगला वीडियो अब अपलोड करेंगे तो वो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और बेटा 25 तारीख तक मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि 25 अप्रैल तक आप फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। ठीक है ना। उनको मैं कलेक्ट कर लूँगा और 28 तारीख यानी 28 अप्रैल को मैं आपके सारे डाउट्स सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं घर्षण पर अर्थात फ्रिक्शन टॉपिक पर वो उस पर बेस्ड एक 28 तारीख को वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चलेगा आगे। आज फिलहाल लास्ट वीडियो लेक्चर है फ्रिक्शन टॉपिक पर। तो चलिए चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर। देखिए पहला न्यूमेरिकल कह रहा है ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन रिक्वायर्ड ए पुल। पुल मतलब आप जान गए खिंचाव वाला अपनी तरफ खींचने वाला। ठीक है ना। ए पुल ऑफ 180 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री to the plane just to move it. It was found that push of 220 Newton at 30 degree to the plane was required just to move the body. Determine the weight of the body and the coefficient of friction. चलिए हिंदी वालों के लिए भी मैं पेश कर दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि एक पिंड जो एक क्षैतिज लिखा हुआ है वो क्षैतिज तल होगा। ठीक है ना। तो एक पिंड जो एक क्षैतिज तल पर विराम अवस्था में रखा है को गतिमान अवस्था में लाने हेतु 180 न्यूटन का खिंचाव बल क्षैतिज तल से 30 डिग्री कोण पर पिंड पर लग रहा है। ठीक है ना। तथा उसी पिंड को गतिमान अवस्था में लाने हेतु 220 न्यूटन का धकेलने वाला बल क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर पिंड पर लगाया गया है। तो कह रहा है कि उस पिंड का भार और घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। आगे फिगर बनाया हुआ है मैंने। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा। इसमें देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको। इसमें देखिए ये क्षैतिज तल है और इस पर ये पिंड यानी बॉडी आपकी रखी हुई है। इस मैंने बताया था कि बॉडी जहाँ भी रखी होती है एक न्यूटन का नियम आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन। तो एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन के केस में बेटा देखिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स दिख रही है साफ साफ। ठीक है ना। आर। और देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना कि पुल फोर्स पहले केस में था, पुश फोर्स फिर सेकंड केस में था। तो पुल फोर्स क्षैतिज से यानी हॉरिजेंटल से 30 डिग्री कोण पे लगा हुआ है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है तो क्षैतिज तल तो उसका यही हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना। क्षैतिज तल बोल लीजिए या इंग्लिश वाले हॉरिजेंटल प्लेन बोल दें, उससे कोई मैटर नहीं है। तो उससे देखिए ये 30 डिग्री कोण पर लगा है एंगल पर। ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि इस P को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो भैया इस तरफ आ जाएगा P cos 30। मैंने बताया था कि जिससे भी एंगल बनाता है जिस प्लेन से उसके सापेक्ष यानी उसके अलॉन्ग आपका जाएगा कैसा कॉस का कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर कैसा जाएगा बेटा साइन का। तो P sin 30 ऊपर की तरफ लगा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चूंकि आदमी इधर खड़ा है बल ऐसे लग रहा है तो यानी पिंड को यानी जो बॉडी है वो इस तरफ जाने का प्रयास करेगी। जब दाईं तरफ जाने का प्रयास करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिख रहा है म्यू आर। ठीक है ना। यानी घर्षण बल। तो चलिए अब इसमें कुछ है ही नहीं है, इसको बस हमें रिजॉल्व करना था और इसके अलावा इनका परपेंडिकुलर एक बार ले करके सारे फोर्सेस को एक इक्वेशन बना लेंगे जैसे पीछे करते आए हैं। और उसके बाद प्लेन के सापेक्ष अर्थात प्लेन के अलॉन्ग मीन्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं।
वही चीज़ कह रहा है कि कंसीडर द फर्स्ट केस ऑफ फुल, सॉरी फुल की जगह पुल समझिएगा, ठीक है ना। ये जो ये फुल लिखा है ये पुल है, इसके लिए डाउट में ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इनका रिजोल्यूशन ले रहे हैं पहले केस में और उसके बाद देखते हैं। तो देखिए पहला जो केस ये बना हुआ है, आर देखिए ऊपर की तरफ लग रहा है, पी साइन थीटा यानी 30 भी ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी आर और प्लस पी साइन 30 तो एक तरफ आ जाएगा। अपोजिट में देखिए जो बॉडी उसका वेट जा रहा है तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। कॉमा लगा के उसी को सॉल्व कर दिया गया है। आर इज इक्वल टू हमने ले लिया है यानी पी साइन थीटा को इस तरफ ले आए हैं डब्ल्यू के साथ, तो पी डब्ल्यू माइनस पी साइन 30 और फिर इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू और माइनस पी, हमने बताया ही था कि कैस कितना है 180 न्यूटन का पुल फोर्स, खिंचाव बल है, तो 180 रख दिया। साइन 30 की बेटा वैल्यू आप सभी को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, 1/2। तो यहाँ से देखिए एक ये इक्वेशन हमको मिली, ठीक है। तो जब ये एक इक्वेशन मिली तो इसके बाद ये देखिए पहली हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 बन गया, क्या बना, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 90, ये इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया। चलिए ये तो था परपेंडिकुलर फोर्सेस को रिजॉल्व किया हमने। अब हम ले लेते हैं कैसे फोर्सेस भैया, जो क्षैतिज तल के सापेक्ष यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन के अलोंग लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ दिख रहा है पी कॉस 30 इस तरफ लग रहा है, तो म्यू आर यानी फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल इस तरफ लग रहा है, तो इससे पी कॉस 30 इक्वल टू म्यू आर बन गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगला केस देखिए, यहाँ पर आपने P की वैल्यू पता है 180 जो कि दिया हुआ है पहले केस में। cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2 आपको पता है कि √3/2 होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। म्यू की वैल्यू निकालनी है, W की वैल्यू निकालनी है, तो R देखिए यहाँ म्यू R था ना, R की जगह पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से उठा करके वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये पहला, अब आपका ये केस नंबर 2 आता है, ठीक है ना। तो केस नंबर 2 बेटा आपका जो आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं फिगर क्या है। पीछे वाला केस जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसमें देखिए पुल फोर्स था, खिंचाव बल था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखिए एक पुश फोर्स यानी कि धकेलने वाला बल लगाया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। धक्का दे रहा हुआ, धक्का देते हुए, मतलब आदमी यहीं पर है, यहाँ पर है और धक्का देते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, ये पुश फोर्स आपका 220 न्यूटन का था। तो देखिए चूंकि डायरेक्शन इसकी ऐसे है, तो अगर इसका क्षैतिज के सापेक्ष घटक लेंगे, क्षैतिज मतलब ये वाला प्लेन, तो क्षैतिज इंग्लिश वालों के लिए अगर बोलें तो अगर हम इसका हॉरिजेंटल के अलोंग इसका अगर रिजॉल्व फोर्स लें तो देखिए इस तरफ कैसा आएगा 220 cos 30, सिंपल सी बात है। और इधर की तरफ नीचे की तरफ कैसा आएगा 220 sin 30। अब देखो इस बॉडी को हम चूंकि इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन बेटा म्यू आर वर्क करने लगेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके पीछे आपने जो इक्वेशन देखी थी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे आपने ये जो इक्वेशन देखी थी तो यही थी। उसमें क्या था कि ऊपर की तरफ आर लग रहा था, ध्यान होगा, और नीचे की तरफ पी साइन 30 किसके साथ, डब्ल्यू के साथ लग रहा था। तो हमने यहाँ पर यही किया, और डब्ल्यू पी की वैल्यू अब यहाँ चूंकि 220 हो गई है, साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई है, इतना तो आप लोग समझ ही गए हो। तो इससे देखो पहली क्वेश्चन हमको मिल गई, R इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 110, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गए। अब हमको क्या करना है भैया, देख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 3। अब हमको अगला ले लेना है, अगला कौन सा ले लेना बेटा, तो अगला जो बेटा यहाँ पर इक्वेशन अब आएगी, देखिए ये तो था परपेंडिकुलर रिजॉल्विंग द फोर्स, ठीक है ना। अब अगला हम क्या लेते हैं बेटा, हॉरिजेंटल कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो हॉरिजेंटल रिजॉल्व में आप साफ साफ देख सकते हो, जब बॉडी को इधर की तरफ ढकेला जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पर पुश फोर्स लग रहा है, तो आप देखिए इसके अपोजिट इस दिशा में, इस दिशा में देखिए म्यू आर काम करने लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इस दिशा में म्यू आर काम कर रहा है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, तो देखिए इस दिशा में भी तो एक कौन कौन से फोर्स काम कर रहा हूँ, देखिए इस डायरेक्शन में 220 cos 30 इधर की तरफ लग रहा है, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो म्यू आर इज इक्वल टू पी cos 30, पी की वैल्यू 220 न्यूटन दी ही थी आपको सेकंड केस के लिए, और cos 30 की बेटा √3/2, एज यू नो दैट, सभी लोग जानते होंगे।
इसके बाद देखिए म्यू इज इक्वल टू, आप लोग अगर देखें तो म्यू इज इक्वल टू 110/√3। आप लोग कैसे आया ये सोच रहे होंगे, तो देख लीजिए 220√3/2 था ऊपर बेटा, तो 2 से ये कटेगा तो 110 ही तो बचेगा, तो 110/√3। और साथ में हमने नीचे r से डिवाइड कर दिया, इधर से r उठा करके इस साइड ले आए हैं नीचे, तो r की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, W + 110, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 मिल गई। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 यानी वहाँ भी म्यू की एक वैल्यू मिली थी, यहाँ भी हमको म्यू की एक वैल्यू मिली है, इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो जब इक्वल कर दोगे देखो भैया, तो यहाँ पर दोनों टर्म हमको W के फॉर्मेट में मिल गए कि नहीं मिल गए, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो W की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 990 न्यूटन। तो चूंकि यहाँ पर W की वैल्यू हमको 990 मिल गई, अब हम किसी भी म्यू की वैल्यू में उठा के W की वैल्यू रख दें, चाहे इसमें रख दें चाहे पिछले वाले में रख दें, तो हमें म्यू की वैल्यू भी, अब क्या कह रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दी है हमने, 4 में ना रखे, 2 में रखी है, तो 2 की वैल्यू क्या भाई, म्यू की वैल्यू क्या दी थी 2 में, ये दी थी, उसमें हमने W की वैल्यू उठा के रख दी, तो देखिए आपको यहाँ से म्यू का आंसर भी मिल गया। तो देखिए यही तो पूछा था ना, यानी पिंड का भार मीन्स बॉडी का वेट और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, यही तो पूछा गया था आपसे, तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए आपसे कह रहा है कि 2 वुडन ब्लॉक्स A and B आर कनेक्टेड विद ईच अदर विथ ए लॉन्ग वेटलेस रोप एज शोन इन फिगर, द वेट ऑफ ईच ब्लॉक इज 200 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑफ 0.4 बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ फ्लोर एंड ब्लॉक, डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करना है। पहला कह रहा है कि हॉरिजेंटल फोर्स on the block A towards right so that block A is the point of to start the motion towards B, यानी कि जो बॉडी A है वो B की तरफ मोशन करने लगे, ऐसा ऑरिजेंटल फोर्स निकालना है। और दूसरा कह रहा है ऑरिजेंटल फोर्स टुवर्ड द राइट ऑन द ब्लॉक B, यानी ब्लॉक B पे अब लगाना है हमको, जिससे कि हमारा जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, जो रस्सी से आपस में बंधे हैं, वो स्लाइड करने लगे राइट साइड में। हिंदी वालों के लिए भी यही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो पिंड A तथा B जिनका आभार लिखा हुआ, सॉरी वो भार होगा, वेट होता है, ठीक है ना, भार 200 न्यूटन है, क्षितिज लिखा है, क्षैतिज तल पर भारहीन रस्सी से बंधे हुए हैं तथा दोनों पिंड व तल के मध्य घर्षण गुणांक 0.4 है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पिंड A पर दाएं तरफ लगाया गया बल जो कि क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल लगा है, ज्ञात कीजिए जिससे कि पिंड A पिंड B की तरफ गतिमान अवस्था में हो जाए। और फिर कह रहा है कि पिंड B पर क्षैतिज में लगाया गया ऐसा बल जिससे कि पूरा कॉम्बिनेशन ही मोशन में आ सके। तो चलिए इसका क्वेश्चन का हम लोग फिगर देख लेते हैं। फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए दिख रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्लॉक A और ब्लॉक B हैं, दोनों देखो एक रस्सी से बंधे हुए हैं, कोई दिक्कत। पहले केस में क्या कह रहा था कि पिंड A यानी बॉडी A पर इस तरह से हॉरिजेंटली एक फोर्स P लगाया गया है जिससे कि ये ब्लॉक A जो है ना ब्लॉक B की तरफ मोशन में आ जाए। तो हमें बस उस फोर्स P का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, इतनी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। उसके बाद देखो आर ए रिएक्शन, तो अभी हम पिंड केवल ए की बात कर रहे हैं पहले केस की, तो ए के ऊपर की तरफ देखो आर ए रिएक्शन लग रही है, नीचे की तरफ वेट 200 न्यूटन है। और चूंकि आप सभी जान रहे हैं कि ये जो बॉडी है वो इस तरफ मोशन में आ रही है क्योंकि बल इधर से लग रहा है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो बस हमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखिए क्या किया, कंसीडर पार्ट ए एज पर द क्वेश्चन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज ऑन ब्लॉक ए। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, देखो भैया सीधा सीधा दिख रहा है, आर ए इक्वल टू डब्ल्यू, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। क्वेश्चन देख करके तो ऐसा लग रहा था बहुत कठिन है, लेकिन अभी देखना बहुत सरल है। आर ए इक्वल टू डब्ल्यू उठा लिया, तो आर ए इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू 200 न्यूटन है, यानी हमें रिएक्शन आर ए मिल गया। अब देखो भैया नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ब्लॉक लिया, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में क्या है, देखो पी इधर की तरफ लग रहा है और म्यू आर इधर की तरफ लग रहा है। अब बताओ म्यू की वैल्यू आपको दी थी कि नहीं दी थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 0.4, और आर जो ये है देखो आ ही गया अभी ऊपर 200, तो हमने उठा के पी इक्वल टू म्यू आर लगाया और ये लगा दिया, तो 80 न्यूटन मिल गया। पहला केस कितना सरल था देख लो, कोई सोच नहीं सकता कि पहला केस इतना सरल होगा। चलते हैं नेक्स्ट केस पे। कंसीडर द केस नंबर 2 एज पर द क्वेश्चन। केस नंबर 2 में भी सिंपल सी बात है कि देखो आपको समझाया गया था कि एक मिनट,
केस नंबर 2 में आपको बताया गया, बोला गया था कि पिंड बी यानी बॉडी बी है, उस पर एक फोर्स एफ इधर लगाओ, समझ गए ना, दाईं तरफ बोला भी था। ऐसा फोर्स एफ लगाओ कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो दाईं तरफ जाने लगे, क्योंकि ये रस्सी से बंधे हैं ना भाई, समझ गए बात को। अब देखो, जब रस्सी से बंधे हैं और दाईं तरफ हमने पिंड बी यानी बॉडी बी पर फोर्स एफ लगाया है, तो तुमको तो ये चीज़ तो पता ही होगी, ऊपर की तरफ आर बी रिएक्शन होगा ही होगा, नीचे की तरफ इसका वेट 200 न्यूटन होगा ही होगा। ठीक इसी तरह ए बॉडी पर भी यही होगा, आर ए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भैया वेट डब्ल्यू 200 न्यूटन, दोनों का बराबर था। मैंने बताया था कि रस्सी जिस तरफ से बंधी होती है उस तरफ तनाव बल यानी टेंशन फोर्स काम करती है। तो इस बॉडी के लिए, पिंड बी के लिए, बॉडी बी के लिए रस्सी इधर से बंधी है ना, तो इधर टेंशन फोर्स इधर लगेगा, और इसके लिए रस्सी इस साइड बंधी है तो टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगा। अब इतना हो जाने के बाद आपको पता है कि पूरा कॉम्बिनेशन इस तरफ जा रहा है, तो इसके लिए भी क्या घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर बी इधर लगेगा, और इसके लिए भी म्यू आर ए इधर ही लगेगा। बस हमको दोनों के लिए रिजोल्यूशन फोर्सेस ले लेने हैं। अब आपको पता है भैया कि T इज इक्वल टू म्यू आर ए, इस T के लिए इधर जो लग रहा है बॉडी ए के लिए, इधर तो केवल म्यू आर ए ही तो लग रहा है मेरे भाई। तो म्यू उठाया, आर ए हमको पता है 200, क्योंकि देखो ऊपर ये तो नीचे 200, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो उठाया तो 80 न्यूटन हमको टेंशन फोर्स मिल गया। देखो टेंशन भी आ गया भैया। इसके बाद तुमको एफ के लिए बॉडी बी पर देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिया, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर बी भी हो जाएगा और म्यू आर ए प्लस में दोनों, सॉरी एफ इज इक्वल, हाँ मतलब कहने का ये अर्थ है। इसके लिए तो अभी हमने केवल बॉडी ए के लिए लिया था, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला जो है, अब हम बॉडी बी के लिए ले रहे हैं ना, अभी तो एक से हमने हल करके ये आपस में सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल ली और इससे पता चल गया। अब बॉडी बी पे चलते हैं, तो बॉडी बी पे देखो इस तरफ एफ लग रहा है, तो इस तरफ म्यू आर भी लग रहा है, तो हमने उठा के, और साथ में इस तरफ बेटा टेंशन फोर्स टी भी लग रहा है, तो इनको एक इक्वेशन बना लिया, फोर्स एफ इज इक्वल टू टी प्लस म्यू आर बी। म्यू की वैल्यू आपको पता था 0.4, आर बी की वैल्यू 80 न्यूटन, मतलब आर बी की वैल्यू दिख रही ना 200, सॉरी 200, आर बी इक्वल टू डब्ल्यू 200, तो रख दिया वैल्यू। तो यहाँ से हमको फोर्स भी ज्ञात हो गया 160 न्यूटन। बताओ कितना सरल क्वेश्चन है, किसी को कोई कठिनाई नज़र नहीं आई होगी, मुझे नहीं लगता कि होगा। बस फिगर देख करके आदमी घबरा जाता है कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना सरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी ऑफ वेट 20 न्यूटन इज रेस्टिंग विद इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। पिछले वाले जो 2 क्वेश्चन हमने अभी कराए हैं, देखिए वो हॉरिजेंटल प्लेन के थे, क्षैतिज तल के थे, लेकिन यहाँ पर अब हम इंक्लाइन प्लेन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है बॉडी ऑफ वेट 20 न्यूटन इज रेस्टिंग विद द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, यानी एक रफ इंक्लाइन प्लेन है भैया, उस पर एक पिंड यानी बॉडी रखी है, उसका भार 20 न्यूटन दिया हुआ है, वो विराम अवस्था में है, ठीक है ना। कह रहा है हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, मतलब कि 30 डिग्री अभी क्या कह रहा है कि हॉरिजेंटल से उस भार, जो बॉडी है ना, वेट है ना, वो जो वेट लग रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन उसका जो हॉरिजेंटल से इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री दिया। ये पहला केस दे दिया। कह रहा है इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज मेड 60 डिग्री, मतलब अब वही बात समझना कि प्लेन इंक्लिनेशन का, पहले केस बात समझिए, मैं आपको यहीं से समझाता चल रहा हूँ बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर बॉडी रखी हुई है। पहले केस में कह रहा है कि 20 न्यूटन का ये बॉडी है, तो देखिए भैया 20 न्यूटन यहाँ पर आपने लगा दिया। अब 20 न्यूटन क्या कह रहा है कि वो जो भार है ना, वो अपने क्षैतिज से यानी कि अपने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो भैया देखो एक, आप बात समझना मेरी, सॉरी बात आप मेरी समझना। देखो ये है इंक्लाइंड प्लेन, इसका जो वेट होता है बेटा ये बिल्कुल वर्टिकली लगता है 20 न्यूटन की नहीं, पिछला वाला फिगर सॉरी गलती से बन गया था। तो इसके लिए हॉरिजेंटल का काम अभी तक आपने देखा ये करता है हमेशा, ठीक है ना, हॉरिजेंटल का काम यानी क्षैतिज तल का काम। तो देखो ये पहले केस में 30 डिग्री दिया है, अगर ये 30 हो गया तो ये भी तो 30 हो जाएगा भैया, हर बार यही तो करते चले आए हो। तो पहले केस ये हो गया। अब दूसरे केस में कह रहा है कि अगर, अब दूसरे केस में सीधे सीधे बोल दिया कि अगर वही इंक्लाइंड प्लेन का केस हमने 60 डिग्री कर दिया इंक्लिनेशन, तो कह रहा है डिटरमाइन करो भैया कि वो जो फोर्स आपने पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि बॉडी अगर ये रखी है तो उसके पैरेलल एक फोर्स जो लगाया है, कह रहा है कि बाय विच लोड कम्स अगेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब कितना लोड, कितने लोड से वो इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। मतलब आप समझो
कि इतना कितना बल हम लगाएं तल के सापेक्ष कि वो लोड अपना इक्विलिब्रियम में बना रहा है पहले के तरीके। वही यहाँ पर है। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, आप समझ गए होंगे, जिसको पढ़ना हो वो हिंदी में पढ़ लें, ठीक है ना। बात समझिए, पहले केस में कोई फोर्स नहीं लगा था, वो ये कह रहा था पहले केस में कि सीधे सीधे 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, यानी इतना कम इंक्लिनेशन है कि बॉडी आपका ऑलरेडी कैसा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अर्थात कि विराम अवस्था में है। बात समझे कि नहीं समझे। दूसरे केस में वो ये कह रहा था कि हमने इसका प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, यानी ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसका एंगल बढ़ा दिया 60 डिग्री, अब ऊंचा हो गया तो ये बॉडी नीचे जाने लगेगा। तो कह रहा है कि हमें कितना फोर्स ऐसे पैरेलली पी लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स कि ये बॉडी आपकी पहले की तरह रेस्ट पोजीशन में रहे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला केस उठाते हैं भैया। पहले केस में आपको पता है बॉडी ये रखी हुई है ये वाली, और ये विराम अवस्था में, मीन्स रेस्ट पोजीशन में बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन जो है प्लेन का वो कम है, अब ये नीचे नहीं जा रहा है। तो आपको पता है कि नीचे जा नहीं रहा, लेकिन जा तो सकता है ना, प्रयास तो करेगा ना। इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट कौन सा बल एक काम कर रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर, जो इसको रोक रहा है अभी भी। और देखिए ये जो लोड 20 न्यूटन का लग रहा था, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा, तो इधर की तरफ इसका जो जाएगा कंपोनेंट 20 cos 30, और इधर की तरफ क्या जाएगा 20 sin 30। अब इन्हीं को रिजॉल्व करके भैया इक्वेशन बना ले लिए, लीजिए बना दिया इक्वेशन। पहला क्या कह रहा है, पहले इक्वेशन देखिए, मतलब वर्टिकल वाले ले लिए हमने, परपेंडिकुलर वाले, तो r इज इक्वल टू 20 cos 30, तो इससे हमें r की वैल्यू मिल गई 10√3 न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पहले ही पता था, म्यू आर होता है, म्यू आर, म्यू की आप देख रहे हैं, तो म्यू आर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और इसका अपोजिट कौन सा लग रहा है 20 sin 30, तो हमने ये इक्वेशन बना ली, म्यू आर इज इक्वल टू 20 sin 30। तो यहाँ से देखो म्यू इज इक्वल टू क्या, आर की वैल्यू तो आप ये निकाल ही चुके हो ना 10√3। हमने क्या किया 20 में, पहले बात तो 20 sin 30 बेटा हमने डायरेक्ट लिख दिया है sin 30, तो 20 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कट के 10 ही तो बचेगा, तो ऊपर 10 बचा, और नीचे देखो ये 10√3 से हमने डिवाइड कर दिया। तो इतना यहाँ से आपको दिख रहा है कि म्यू की वैल्यू बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गई आपकी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले केस से आ गई 1/√3। अब दूसरे केस की तरफ चलते। दूसरे केस में भैया वो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना हम बढ़ा दे रहे हैं, 60 डिग्री कर दे रहे हैं, कि अब उस बॉडी को विराम अवस्था यानी कि रेस्ट पोजीशन में रखने के लिए हमको प्लेन के सापेक्ष, प्लेन के अलोंग एक फोर्स पी लगाना पड़ेगा, उसका मान अब ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, एंगल पर नहीं डिपेंड करता। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर बेटा डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए अब जो इक्वेशन बनेगी, ऊपर की तरफ देखो आर लग ही रहा है, साथ में इधर म्यू आर तो लगेगा ही एज यूजुअल, और साथ में देखो एक फोर्स पी इधर और लगा दिया है। 20 न्यूटन था नीचे की तरफ, अब चूंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो 60 हो गया है, तो इधर आ जाएगा 20 cos 60, 20 sin 60 इस साइड आ जाएगा। इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना दे रहे हैं सेकंड केस के लिए। R इज इक्वल टू आपको दिख रहा है नीचे की तरफ 20 cos 60 जा रहा है, तो देखो R इज इक्वल टू 20 cos 60, यानी R की वैल्यू देखो भैया 10 न्यूटन मिल गई, क्योंकि cos 60 की वैल्यू बेटा होता है 1/2, 20 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 10। अब पैरेलल के सापेक्ष चलें तो भैया पैरेलल के लिए एक इक्वेशन देख लो, यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, पी और म्यू आर एक तरफ है यानी जुड़ जाएंगे, अपोजिट में 20 sin 60, तो देखो पी प्लस म्यू आर 20 sin 60, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं इनको सॉल्व जब हम करेंगे तो पी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 11.55 न्यूटन। कोई डाउट है? सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। अब जो इसके बाद बेटा हम लास्ट क्वेश्चन लेने चल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा आप मान के चलो कि डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशंस ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपका ना तो इंक्लाइंड प्लेन से हम ले रहे हैं और ना ही हम हॉरिजेंटल प्लेन से ले रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लेने चल रहे हैं बेटा, उसमें 2 केस हैं, वो भी हैवी हैं, ठीक है ना। वो लैडर, जैसे आप देखते हो लैडर मतलब हिंदी में अगर हम कहें सीढ़ी, दीवार के सहारे सीढ़ी लगाते हो कि नहीं, उतरने और चढ़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो अगला वाला है वो दीवार के सहारे आदमी जो चढ़ता और उतरता उससे बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है ना।
तो उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है अ यूनिफॉर्म लैडर, मतलब एक लैडर है यानी एक सीढ़ी है, 3 मीटर लंबाई है उसकी, 3 मीटर लॉन्ग है, वेट 200 न्यूटन है। तो भैया सीढ़ी है वो तो यूनिफॉर्म ही होगी ना, उसका कोई शेप चेंज थोड़ी होगा। तो उसके लिए आप ध्यान रखना, जब भी भार होता है, भार किसी भी बॉडी का, वेट किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो सीढ़ी एक यूनिफॉर्म चीज़ है ना, यूनिफॉर्म का मतलब शेप में कोई अंतर तो है नहीं, बिल्कुल वो आयताकार होगी यानी रेक्टेंगुलर शेप की। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बिल्कुल बीचों बीच लगता है लंबाई के। तो यानी कि अगर ये सीढ़ी की लंबाई 3 मीटर है तो भार उसके बीचों बीच यानी 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे लंबवत काम करेगा। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, यानी एक दीवार के सहारे रखी है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फ्लोर एज सोन इन फिगर। विद द फ्लोर का मतलब कि जमीन के सहारे, दीवार के सहारे रखी है, ऐसे है, ये सीढ़ी है और ये जमीन, ये फ्लोर होता है, तो इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इतनी बात समझ गए होगे। कह रहे द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड लैडर, यानी जो दीवार और जो सीढ़ी है उसके बीच लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा 0.25 है। एंड दैट बिटवीन द फ्लोर एंड लैडर, यानी जमीन और सीढ़ी के बीच में लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 है। कह रहा है द लैडर इन एडिशन टू इट्स ओन वेट हैज़ टू सपोर्ट ए मैन ऑफ 1000 न्यूटन एट इट्स टॉप एट बी। यानी कि ऊपर वाला जो सीधा है ना, जो दीवार से लगा हुआ है, उसको हमने पॉइंट बी कहा है, और उस पॉइंट बी पर एकदम उतरने के लिए मान के चलिए कि एक आदमी 1000 न्यूटन भार का खड़ा हुआ है। तो कह रहा कैलकुलेट कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि द हॉरिजेंटल फोर्स पी टू बी अप्लाइड टू द लैडर एट द फ्लोर लेवल टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, यानी जमीन पर बिल्कुल सीधे हॉरिजेंटली क्षैतिज एक फोर्स पी ऐसा लगाना है कि जिससे सीढ़ी हमारी गिरे नहीं, स्लिप ना करे ज़मीन पर। बात समझ में आई ना, वो ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है द फोर्स पी इज नॉट अप्लाइड, what should be minimum inclination of the ladder with the horizontal so that there is no slipping of it with the man at its top। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमने नीचे जो ज़मीन के सहारे मान लो एक फोर्स पी ना लगाया, तो हमें मिनिमम से मिनिमम वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, वो कोण निकालना है जिससे हमारी सीढ़ी पर अगर आदमी खड़ा भी है तो वो स्लिप ना करे। यही चीज़ हिंदी में भैया, तो इसको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिलहाल सीधे चलते हैं फिगर की तरफ, और हमने सब समझा तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये है पहला केस, जब बल पी लगाया गया है, तो देखो यहाँ पर ये एक सीढ़ी है, ये जो देख रहे हो ना आप, एक सीढ़ी है, दीवार ये है और ज़मीन ये है। कह रहा है कि दीवार के सहारे ये देखो रखा हुआ है, ठीक है ना। दीवार के सहारे जब रखा है तो भैया मैंने पीछे भी कई बार क्वेश्चन पढ़ाया कि अगर ये सहारे से रखा तो हैवी रिएक्शन बताया था ना, तो इसके जस्ट इस तरफ एक रिएक्शन फोर्स RW काम करेगा, वॉल का RW काम करेगा, ठीक है। अब बात समझना, जो सीढ़ी है ये, इसके फिसलने की टेंडेंसी इस तरफ होगी, यानी सीढ़ी नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ही से तो आने का प्रयास करेगा। तो नीचे की तरफ अगर आने का प्रयास करेगा तो ऊपर की तरफ इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स FW यानी वॉल का फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और चूंकि ये इस तरफ आने का प्रयास कर रहा है तो इसके इधर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स फ्लोर का FF, जिसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल एस से। देखो एक मिनट, एक फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल F और स्मॉल में बेस F, यानी फ्लोर स्मॉल f फ्लोर को शो कर रहा है और कैपिटल F फ्रिक्शनल फोर्स को। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ, इधर की तरफ काम करेगा, और चूंकि ये इधर भी तो रखा है तो इसके अब ऐसे परपेंडिकुलर एक R यानी रिएक्शन फोर्स फ्लोर का भी काम करेगा। ध्यान रखना, इधर से भी एक रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है RW वॉल का, ये एक रिएक्शन फोर्स ऊपर तरफ काम कर रहा है किसका, फ्लोर का। वेट बिल्कुल मैंने बताया था बीचों बीच 200 न्यूटन का काम करेगा, यानी ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है यहाँ तक की, तो ये भी डिस्टेंस 1.5 मीटर है यहाँ तक की, बीचों बीच काम कर रहा है। आदमी देखो यहाँ पर ये खड़ा है 1000 न्यूटन का, दिख रहा है आपको फिगर में। बस इतना अगर किसी को समझ में आ गया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है 60 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फोर्स F लग रहा है पहले केस में।
केस वन कह रहा है कि हॉरिजेंटल फोर्स पी अप्लाइड टू द लैडर एट फ्लोर टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, मतलब कि एक क्षैतिज बल पी हमने अप्लाई किया है फ्लोर पर नीचे की तरफ, देख रहे हैं आप लोग फिगर में ये, जिससे कि ये जो सीढ़ी है ना वो सरके ना, स्लिप ना करे। समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्शनल, अब देखो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट ए पॉइंट कौन सा है, ज़मीन पर है ये देखो, बी पॉइंट कौन सा है, ऊपर है जो दीवार से छू रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स फॉर द फ्लोर एट ए क्या दिया हुआ है, एफ एफ म्यू एफ आर एफ, देखो ये है ना, ये एफ एफ इधर की तरफ लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स फॉर द वॉल यानी पॉइंट बी पर, वो कितना होगा बेटा, वॉल पर एफ डब्ल्यू ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, चूंकि सीढ़ी नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगी, तो वो होगा म्यू डब्ल्यू और आर डब्ल्यू। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली जब आप रिजॉल्व कर रहे हो, देखो एक फोर्स पी इधर की तरफ लग रहा है मेरे भाई, इसके अपोजिट कौन कौन सा लग रहा है, देखो इसके अपोजिट एक तो ये लगेगा, कौन सा होगा, इसको कहते हैं आर डब्ल्यू, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आर डब्ल्यू। और साथ में देखो एक फ्रिक्शन, चूंकि ये सीढ़ी इधर की तरफ भागेगी तो इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ भी लग रहा है, पी मतलब कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो देखो हमने क्या किया है, हॉरिजेंटल फोर्स में पी प्लस यानी पी भी इधर लग रहा है और इसके इधर जाने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर लग रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दिया है, पी प्लस एफ एफ इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, ये वाला। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला रिजॉल्विंग द फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो रिजॉल्व करोगे जब वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे भाई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो इसके कारण, फ्लोर के कारण एक रिएक्शन फोर्स आर एफ ये लग रही है, और चूंकि ये सीढ़ी नीचे आने का प्रयास करेगा तो ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर एफ डब्ल्यू लग रहा है, तो देखो आर एफ प्लस एफ डब्ल्यू, और साथ में मेरे भाई इधर देखो 200 न्यूटन का एक लोड सीढ़ी का लग रहा है, और साथ में ऊपर से एक आदमी भी खड़ा है 1000 न्यूटन का, तो 1000 प्लस 200 तो ये 1200 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक किसी को डाउट है, होना भी नहीं चाहिए, अच्छे तरह से समझेंगे पॉज कर करके तो आराम से आ जाएगा। टेकिंग द मोमेंट, मैंने मोमेंट लेना सिखाया है कि नहीं, आघूर्ण बल, आघूर्ण किसी बिंदु के सापेक्ष कैसे होता था, फोर्स और उस बिंदु से उस बल की लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन। चलिए हमने देखिए मोमेंट लिया किस पर, अबाउट द ए पॉइंट यानी इस पॉइंट के सापेक्ष, कौन कौन सा लेगा, देखो एक तो आर डब्ल्यू ये लग रहा है मेरे भाई वॉल का, तो इसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला यानी बी सी। तो यहाँ पर देखो आर डब्ल्यू इंटू बी सी, ये कैसा बना रहा है, एक सापेक्ष क्लॉकवाइज, देख एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी देखो ऐसे ऐसे बनाएगा ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ में आई, एंटी क्लॉकवाइज लग गया, तो वो इधर आ गया, देखो आर डब्ल्यू इंटू बी सी। इसके बाद देखो एफ डब्ल्यू ऊपर की तरफ एक फोर्स जा रहा है, एफ डब्ल्यू, ये भी ए के सापेक्ष कैसा एंटी क्लॉकवाइज तो बनाएगा बेटा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी, कौन सी, ये वाली, यही तो दूरी है इस बिंदु ए से परपेंडिकुलर, ए इंटू सी, तो ये लिख दिया ना एफ डब्ल्यू इंटू ए सी। तो ये दोनों कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज थे, तो इनको एक तरफ रख दिया। अब चलते हैं क्लॉकवाइज वाले, जो भी क्लॉकवाइज लगेंगे, तो क्लॉकवाइज में देखो एक तो 200 ये भार लटक रहा ना सीढ़ी का, तो ये देखो एक क्लॉकवाइज बनाएगा, कितनी दूरी, ए इंटू डी, ये देखो ये जो ए डी दूरी है यही तो परपेंडिकुलर दूरी है, तो 200 गुणे ए डी, और साथ में एक और कौन सा क्लॉकवाइज बना रहा है, देखो भैया ये जो आदमी खड़ा है ना, इसके कारण जो नीचे की तरफ आ रहा बल, तो ये भी तो क्लॉकवाइज ऐसे बनाएगा, और कितनी दूरी, ए इंटू सी पूरी ले ली जाएगी, तो 1000 इंटू ए सी, ये देखो ले लिया ना, किसी को डाउट है, अरे भाई इसको हमने अगल बगल रख दिया बराबर के, जैसे अगर चाहो तो मोमेंट का जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा था कि किसी पिंड पर अगर वो साम्य अवस्था में है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो उस पर लगने वाले समस्त बलों का किसी बिंदु के सापेक्ष लगने वाला बलाघूर्ण का समेसन 0 होता है, तो हमने 0 ना करके इक्वल इक्वल कर दिए हैं, समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट, तो हमने क्या किया, अब देखो 200 तो ये था ही था, वो रखा है इक्वेशन, ए डी यानी ये वाला ए डी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बीच में जी है ना, ए जी, और साथ में देखो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए जी कॉस 60 लिख सकते हैं कि नहीं, ए डी को, ए डी इज इक्वल टू ए जी कॉस 60 लिखा जा सकता है ना,
भाई सिंपल सी बात है, ये ए डी इतना लेना है तो इतने के सापेक्ष ये परपेंडिकुलर बनना है कि नहीं। ये थीटा एंगल है तो ये ए है, ये जी है, तो इसका अगर इसके सापेक्ष लोगे तो ए जी कॉस 60 लगेगा कि नहीं लगेगा। और ए जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, तो 1.5 कॉस 60 ए डी इक्वल टू समझ में आ गया। ए सी के लिए देखो, इस ए सी के लिए पूरा ए बी कॉस 60 लग सकता है। भाई देखो ए बी तो यही तो है ए सी के लिए, तो ये पूरा जब ए बी कॉस 60 लगेगा तो ए बी की वैल्यू 3 है। तो देखो हमने लिख भी दिया है यहाँ पर, आपको दिखा भी दे रहे हैं कि 1000 और ए सी की जगह 3 इंटू कॉस 60। और साथ में फिर से वही ए सी की जगह 3 कॉस 60 एफ डब्ल्यू के साथ रख दिया। और बी सी कौन सा, ये वाला है, तो इस बी सी के लिए क्या लिख सकते हो, ए बी साइन 60 वाला, ए बी साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर सापेक्ष। तो देखिए 3 साइन 60 हो गया। आगे चलते हैं। तो यहाँ से जब इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो 1100 इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू आर डब्ल्यू 1060 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 वही वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया भैया, आपका जो पीछे अभी मोमेंट लिया है, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। आपको पता है कि एफ डब्ल्यू जो कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वॉल पर ऊपर की तरफ, इसका वैल्यू म्यू डब्ल्यू इंटू आर डब्ल्यू तो होता है ना। तो म्यू डब्ल्यू की भैया वैल्यू क्या आपको बताया था, वॉल के बीच में और सीढ़ी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स 0.25 था, तो वही तो लिखा है। और पुट द वैल्यू ऑफ एफ डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि ये जो एफ डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो तो आर डब्ल्यू के टर्म में एक मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हमने रख दिया, तो 1100 ये और एफ डब्ल्यू की जगह 0.25 इंटू आर डब्ल्यू। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो हमें आर डब्ल्यू की वैल्यू देखो मिल गई, एक आर डब्ल्यू मिला हमको कि नहीं मिला, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन फोर्स थी वो हमको मिल गई आर डब्ल्यू। चलते हैं। तो जब आर डब्ल्यू मिल गया तो सिंपल सी बात है भैया, एफ डब्ल्यू भी मिल जाएगा, यानी ये जो वॉल पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स था, क्योंकि आर डब्ल्यू की वैल्यू रख दी हमने ले जाकर उसमें, ये भी मिल गया हमको। पुट वैल्यू ऑफ एफ डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी भैया, ये आर एफ वाली थी कि नहीं थी, इक्वेशन नंबर 2 जिसमें 1200 माइनस एफ डब्ल्यू था। पीछे देखना, आप लोग नोट भी करते चलें तो आपको आसानी रहेगी भाई, हम तो स्लाइड हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रखी तो हमें आर एफ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मिल गई आर एफ की। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि एफ एफ यानी ये जो फ्लोर के सापेक्ष जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था म्यू एफ इंटू आर एफ होता, तो आर एफ की वैल्यू भैया 1061 है, रख दी वैल्यू, तो हमें 371 एफ एफ भी मिल गया यानी फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखना, पुट वैल्यू ऑफ एफ एफ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये था ना कि P इज इक्वल टू, देखना इक्वेशन नंबर 1 बनी थी 555 माइनस एफ एफ, ये बनी थी, तो एफ एफ की वैल्यू रख दी भैया, तो हमको जो चीज चाहिए मिल गई 183 न्यूटन, P की वैल्यू। पहला केस सॉल्व हो गया बेटा, मेहनत थी थोड़ी सी, और इससे क्या है आपकी पिछली भी प्रैक्टिस हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रोसेस पर। नेक्स्ट मैं आपसे कह रहा था कि जब हम ये वाला फोर्स ना लगाएं, यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं लग रहा है, ये पी निग्लेक्सिबल है, तब कह रहा है हमको ये 60 दिया है, यहाँ पर 60 भी नहीं होगा, ये थीटा होगा, इतनी बात समझ लेना। तो पूछ रहा है कि कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखें भैया कि ये जो है हमारा पिंड मतलब जो सीढ़ी है स्लिप ना करे। तो भैया वही से ही प्रोसेस चलना है जैसे पीछे चले हैं, कोई इसमें अगला नहीं पढ़ना है। केस 2 रिजॉल्व कर रहे हैं हम हॉरिजेंटल फोर्स को। हॉरिजेंटल फोर्स भैया कौन कौन से थे, देखो एक तो ये आर डब्ल्यू वॉल का लग रहा है, एक इसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ ये लग रहा है, आप देखते जाओ, एफ एफ पी नहीं लेंगे इसमें कंसीडर, तो एफ एफ इधर लग रहा है, और साथ में ये आर डब्ल्यू, तो दो ही तो फोर्स मिल रहे हैं हॉरिजेंटली। तो देखो भैया ये आर डब्ल्यू एफ एफ की जगह हमने म्यू एफ इंटू आर एफ रख दिया, म्यू एफ की वैल्यू हमको पता थी जो फ्लोर के सापेक्ष लग रही थी 0.35, आर एफ ये लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 4, पीछे हमने 3 इक्वेशन बना ली थी इसलिए इक्वेशन नंबर 4 यहाँ दे दिया हमने। चलते हैं वर्टिकल में कंपोनेंट लेते हैं। वर्टिकल भैया आप सब देख सकते हो, वो नीचे की तरफ 1000 लग रहा है, इधर 200 लग रहा है, इधर आर एफ लग रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और साथ में एक एफ डब्ल्यू भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आर एफ और एफ डब्ल्यू ऊपर तरफ लग रहा है, तो आर एफ एफ डब्ल्यू ये लगा दिया, और 1000 और 200 नीचे लग रहा था तो इनको जोड़ दिया, कोई दिक्कत। एफ डब्ल्यू इजक्वल टू तुम सबको पता है, हम लोगों को भी पता है भैया कि म्यू एफ इंटू आर एफ आर डब्ल्यू होता है, ये बहुत पहले से हमको पता है। तो हमने क्या किया, आर डब्ल्यू की जगह ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दी यहाँ पर, आर डब्ल्यू की वैल्यू
तो एफ, तो देखो आर डब्ल्यू की वैल्यू जब एफ डब्ल्यू की जगह पर रखी है तो तुमने, अब देखो यहाँ पर क्या किया, एफ डब्ल्यू की ये वैल्यू आई, ये उठा करके इस इक्वेशन में रख दो। तो आर एफ प्लस एफ डब्ल्यू की जगह 0.09 आर एफ और इक्वल टू 1200। तो यहाँ से हमको देखो भैया रिएक्शन फोर्स मिल जाएगी एफ वाली, ये मिल गई हमको फ्लोर वाली। ये कितना मिला, 1101 न्यूटन। ठीक है, वैसे ही चलना है, कोई अलग से नहीं। अभी जब मोमेंट वोमेंट लेंगे तो वो भी दिखा देंगे। तो जब आर एफ आ गए तो भैया हमको आर डब्ल्यू नहीं मिल जाएगा क्या? आर डब्ल्यू इजक्वल टू तुमको पता है अभी अभी तुमने निकाला भी है, ये देखो इक्वेशन नंबर 4 बनाया था, आर डब्ल्यू इजक्वल टू 0.35 आर एफ, तो ये निकाला तो 385। तो हमें क्या मिल गया, आर डब्ल्यू भी मिल गया। देखो इक्वेशन बनानी और कुछ नहीं है। एफ डब्ल्यू कैसे निकालोगे, एफ डब्ल्यू भी निकालना बहुत आसान है। देखो एफ डब्ल्यू ऊपर की तरफ लग रहा था कि नहीं, एक इक्वेशन अभी अभी बना के गए, ये देखो बनाए कि नहीं बनाए, इसमें रख दी वैल्यू तो 99.1। तो हमको एफ डब्ल्यू भी मिल गया, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। अब कह रहा है टेकिंग द मोमेंट अराउंड पॉइंट ए, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे लेना है, 1000 ये लग रहा है ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी है, तो 1000 इंटू ए सी। कैसा बना रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। 200 देखो नीचे की तरफ लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी है, तो 200 इंटू ए डी। एफ डब्ल्यू ऊपर की तरफ लग रहा था, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी हो जाएगी कि नहीं, एफ डब्ल्यू इंटू ए सी। और आर डब्ल्यू यानी कि वॉल वाला ये रिएक्शन है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बी इंटू सी, तो बी सी बन गई ना। और ये दोनों देखो कैसे, आर डब्ल्यू कैसा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एफ डब्ल्यू भी कैसा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। देख लो एक तरफ कर दिया, उठा करके बेटा वैसे ही हमको बल का वो लेना है। क्यों, क्योंकि देखो 1000 ये लग रहा था, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी थी, तो ए सी का मान कैसे निकाल सकते, ए बी कॉस थीटा। सॉरी यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ हमने अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा इंक्लिनेशन माना है प्लेन का, ठीक है ना। तो ए बी कॉस अल्फ़ा, तो ए बी तुमको पूरी पता है ना 3 है, तो 3 कॉस अल्फ़ा रख दिया। साथ में 200 गुणे ए डी रखना होगा ना, ये वाली डिस्टेंस, तो ए जी कॉस अल्फ़ा, तो ए जी की वैल्यू 1.5 है, कॉस अल्फ़ा है। एफ डब्ल्यू कौन सी थी भैया, ये ऊपर वाली थी, तो इसकी भी ए सी हो जाएगी डिस्टेंस, तो 3 कॉस अल्फ़ा। आर डब्ल्यू ये वाली डिस्टेंस है, तो इसकी हो जाएगी बी सी। ये कैसे निकाल सकते हो, ये वाली, ये देखो बी सी कैसे निकालोगे भैया, बी सी ये कैसे निकलेगी, ये ए बी है, ये अल्फ़ा कोण बना रही है, तो ए बी साइन अल्फ़ा, ए बी की वैल्यू 3 दी हुई है, साइन अल्फ़ा। उठा करके बेटा इसको सॉल्व ही करते जाना है, ये सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद एफ डब्ल्यू और आर डब्ल्यू की वैल्यू उठा के रख दो। एफ डब्ल्यू पीछे 99 ले आ चुके थे, तुम ले आए थे कि नहीं भैया 99, और आर डब्ल्यू की वैल्यू 385.4। तो इससे हमको देखो एक 10 अल्फ़ा के टर्म में कोण मिल गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो 68.9 डिग्री, यानी कि हमें 68.9 डिग्री का कोण बना के रखना होगा अपने लैडर का, यानी सीढ़ी का, तभी ये हमारा कैसे रहेगा, विराम अवस्था में, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया है, हालांकि मुझे अभी तक नहीं पता कि सिलेबस में है कि नहीं है, मैंने तो मुझे सिलेबस में नहीं दिखा, लेकिन इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने बता दिया। आप चाहें तो प्रैक्टिस करें इन सब की, ठीक है। तो आज के दिन बेटा ये अब आखिरी था हमारा, ठीक है, ये हमारा आज के दिन आखिरी वीडियो था ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। आगे आप लोग मेहनत करते रहें, मैंने बता ही दिया है कि 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक आपके जो भी डाउट हैं फ्रिक्शन पर वो मुझसे पूछ लीजिए। मैं 28 तारीख को आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कलेक्ट करके एक वीडियो 28 तारीख को आपकी प्रॉब्लम बेस पर ही पेश करूंगा आपके सामने। तो बेटा पढ़ते रहिए, दिन पर दिन आपके लिए कुछ नया ही कर रहा हूँ। डेली आपके लिए वीडियो में कुछ ना कुछ अलग से करने का प्रयास रहता है, नया इनोवेटिव आइडियाज़ ले आने का प्रयास रहता है। अब कल से हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, पूरी ताकत से मैंने पढ़ाया है, उसका सम्मान करते हुए आप पूरी ताकत से पढ़िएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल आज के लिए शुभ संध्या, गुड इवनिंग, बाय बाय। आपका आशुतोष शर्मा।